हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने नई एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं नीट के लास्ट 22 इयर्स के पीवाईक्यूज और वो भी चैप्टर वाइज। तो बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का हो चुका है। आई होप वो आपने देख लिया होगा। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। एक बात का ध्यान रखना कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन में इन दोनों चैप्टर्स के अंदर मैंने रिलेटिव मोशन के सवाल नहीं लिए। रिलेटिव मोशन एक अलग से इसके बाद चैप्टर आएगा। तो रिलेटिव मोशन इन 1D और रिलेटिव मोशन इन 2D कंप्लीट वो रिलेटिव मोशन चैप्टर के अंदर आ जाएगा। तो किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि सर ने रिलेटिव मोशन के सवाल तो लिए ही नहीं। ओके, चलिए। तो ओवरऑल हम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डिटेल में एक एक सवाल का डिस्कशन करते हैं लास्ट 22 इयर्स में, मतलब 2004 से लेकर 2025 तक जितने भी सवाल इस चैप्टर से आए हुए हैं उनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। रुकिए, अभी तो प्रमोशन बाकी है। क्वेश्चंस तो आएंगे, 2 मिनट का थोड़ा सा प्रमोशन कर ले। हमारा एक कोर्स ऑलरेडी हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर चल रहा है जिसका नाम है जेईई मेंस पीवाईक्यूज का कोर्स। काफी डिटेल में हमने जेईई मेंस के लास्ट 22 इयर्स के 2004 से लेके 2025 तक डिटेल्ड एनालिसिस, एक एक सवाल, एक एक शिफ्ट का एक एक सवाल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हमने वीडियो सॉल्यूशन बना रखा है। साथ साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? जिस हिसाब से नीट 2025 का क्वेश्चंस आए, जिस हिसाब से नीट 2025 का पेपर आया, उस हिसाब से किसी भी तरीके का सवाल बन सकता है। और लगभग जेईई और नीट का आजकल लेवल हल्का हल्का सा सेम ही होने लग गया है। इसीलिए आपके पास एक अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाएगा सवालों का। ओवरऑल अराउंड 4500 क्वेश्चंस हमारे पास है जिनके वीडियो सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ नोट्स आपको हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। एक बार उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। जेईई मेंस पीवाईक्यू का कोर्स है, हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। लास्ट 22 इयर्स के ईच शिफ्ट के ईच क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट 22 इयर्स मतलब 2004 से लेके 2025 तक। फिर और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? अराउंड 4500 क्वेश्चन है फिजिक्स के, तो और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। तो इतना अच्छा खासा कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और प्लस सवाल भी किसने बना रखे हैं? एनटीए ने ही बना रखे हैं, यस और नो। तो अच्छा खासा कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ नोट्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको डाउट फैसिलिटी भी मिलेगी कि आपको किसी सवाल से रिलेटेड या फिर फिजिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। आपको डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। तो ये फैसिलिटीज आपको हमारी ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, लास्ट 22 इयर्स, 4500 क्वेश्चंस, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन और डाउट फैसिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अभी जो, अच्छा एक और बात हो सकता है, कुछ बच्चे इसको 1 साल बाद देख रहे हो, कुछ बच्चे इसको 2 साल बाद देख रहे हो। तो जब भी आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप नीट और जेईई 2027 से पहले इसको देख रहे हो, तो 2026 तक के क्वेश्चंस आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। अगर 2028 से पहले देख रहे हो, 2027 तक आपको हमारी ऐप के ऊपर जेईई मेंस के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, 2004 से लेकर 2027 तक। ओके, तो जब भी देख रहे हो 1 साल पहले तक के पीवाईक्यूज आपको हमारी ऐप के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, अगर मैं जिंदा रहा तब तक तो। ओके, चलिए। अब फॉर एग्जाम्पल अभी की अगर मैं बात करूं तो ये लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं हमारी ऐप के ऊपर। अगर आप गौर से देखोगे तो देखो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन 4 आवर 57 मिनट्स, मोशन इन अ प्लेन 2 आवर 46 मिनट्स, रिलेटिव मोशन 1 आवर 49 मिनट्स, एनएलएम 6 आवर 7 मिनट्स, वर्क पावर एनर्जी 6 आवर 16 मिनट्स, सर्कुलर मोशन 3 आवर 30 मिनट्स, सेंटर ऑफ मास 6 आवर 5 मिनट्स, रोटेशनल मोशन 10 + 2 और 1 घंटा, ये 13 आवर का लेक्चर है। इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने डिटेल में हमने चीजों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशन 9 आवर 32 मिनट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स 9 आवर 41 मिनट्स, सॉलिड्स 4 आवर 25 मिनट्स,
थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री 4 आवर 16 मिनट्स, केटीजी 6 आवर 31 मिनट्स, थर्मोडायनामिक्स 9 आवर 29 मिनट्स, हीट ट्रांसफर 3 आवर 11 मिनट्स, एसएचएम 9 आवर 40 मिनट्स, वेव्स 8 आवर 50 मिनट्स, यूएनडी 5 आवर, एरर 5 आवर, एरर एंड मेजरमेंट को हमने 5 आवर्स दिए हैं। इसी तरीके से क्लास 12 की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 10 + 6 + 1 अराउंड 17 आवर्स हमने दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा सवाल हमारे पास इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। अराउंड 20 आवर का हमारे पास लेक्चर है और नीट के अंदर भी आप ये बात देखोगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज्यादा सवाल हमारे पास पूछे गए हैं। अराउंड आई थिंक 317 क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। फिर हमारे पास आता है कैपेसिटर 10 आवर 19 मिनट्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 10 आवर एंड 10 + 3 and 1 14 आवर्स का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म एंड मेटल छोटा ही चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स 3 आवर एंड 10 आवर एंड 10 और +3 13 आवर के हमारे पास रे ऑप्टिक्स के लेक्चर है। इसके बाद डुअल नेचर 8 आवर 30 मिनट्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई 10 आवर, सेमीकंडक्टर 6 आवर 43 मिनट्स, ईएमआई 7 आवर 37 मिनट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट 8 आवर एंड 31 मिनट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 5 आवर 51 मिनट और वेव ऑप्टिक्स 7 आवर का हमारे पास लेक्चर है। तो इन लेक्चर की लेंथ से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि हमने कितना डिटेल में एक एक सवाल को वहां पे डिस्कस किया है। तो अब सवाल उठता है कि सर कहां पे देखने को मिलेंगे? तो देखने को मिलेंगे हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं ऐप की बात करूं तो हमारी ऐप है इकरा फिजिक्स, प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। आप प्ले स्टोर पे जाके टाइप कर दीजिएगा इकरा फिजिक्स, आपको देखने को मिल जाएगी। ये हमारी ऐप है और प्लस आप लोगो से कंफर्म कर सकते हैं, दिस इज आवर लोगो। साथ साथ में जो iOS यूजर है या फिर जो लैपटॉप के ऊपर लेक्चर्स देखते हैं उनके लिए हमारी वेबसाइट भी है। वेबसाइट के ऊपर भी हमारा सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.ikraphysics.com। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी सवाल आपके अंदर है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। दिस इज माय पर्सनल नंबर, तो आप चाहो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड जो भी डाउट है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसके लिए हमने आज की महफिल बिठाई है, विच इज नीट के PYQs ऑफ चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है। क्या बोला है? अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड in the direction 30 degree above the horizontal, the maximum height attained by the bullet would be। क्या बात है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक बुलेट को फायर किया गया एक गन से 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब, लेट्स से दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लेवल। एक बुलेट को यहां से किस स्पीड से 280 मीटर पर सेकंड से फेंका गया और ये जो एंगल है ये कितना है? 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल। मोशन इन अ प्लेन के सवालों में हमेशा एंगल का ध्यान रखना कि एंगल कहां से दे रखा है, हॉरिजॉन्टल से दे रखा है या वर्टिकल से दे रखा है। फिर मुझसे सवाल के अंदर क्या बात पूछी है? द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट वुड बी। अब ये बुलेट ऐसे जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए, और मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है कि ये जो मैक्सिमम हाइट है h, ये कितनी होगी। तो सिंपल सा फंडा, हम ये बात जानते हैं कि h की जो वैल्यू होती है वो होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, इसी का एक फॉर्मूला और होता है विच इज माय uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, यस और नो, या फिर 2ay। चलिए, तो बेसिकली ये अगर कहीं पे हमारे पास इंक्लाइन प्लेन के सवाल आ जाए तो ये ज्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, यस और नो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2g की जगह ay। मतलब uy क्या है? y डायरेक्शन में वेलोसिटी और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, और ay क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन। चलिए, अभी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा? 280 का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा।
थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा होता है ये किससे होता है, हॉरिजॉन्टल से होता है। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, मुझे बोला है 9.8 लेने को, तो 2 इंटू 9.8, तो ये क्या हो जाएगा 280 इंटू 280। साइन 30 होता है 1/2, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा 1/4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। अगर ये डेसिमल हटता है तो यहां पे एक जीरो आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको उड़ाते हैं, 4 7 4 ज़ा 28, तो ये बनेगा 70, ठीक है। और 7 10 ज़ा और 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28, ठीक है। फिर 7 2 ज़ा 7 4 ज़ा 28, ठीक है। ये बचा। अब ये 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे बचा 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इट विल बी माई 1000। सो मैक्सिमम हाइट जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी 1000 मीटर, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसी के साथ साथ दो फॉर्मूले और याद रख लेते हैं हम इसके अंदर। जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर कुछ सिमेट्री भी हमको देखने को मिलती है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। अगर ये कंप्लीट रेंज है तो ये मेरे पास होगी r/2 और ये भी मेरे पास होगी r/2। अगर मैं इस वेलोसिटी को बोलता हूं u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी को बोलता हूं u sin थीटा, तो यहां पे जब ये ग्राउंड से वापस टकराएगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, u cos थीटा ही रहेगी। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी वो नीचे की तरफ आ जाएगी u sin थीटा, और ये जो एंगल आएगा ये मेरे पास थीटा ही रहेगा। जाने का टाइम जिसको हम टाइम ऑफ असेंडिंग बोलते हैं और आने का टाइम जो टाइम ऑफ डिसेंडिंग होता है ये हमारे पास सेम रहता है। टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। टोटल टाइम होता है 2u sin थीटा बाय जी, तो जाने का टाइम होगा u sin थीटा बाय जी और आने का टाइम होगा u sin थीटा बाय जी, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2u sin थीटा बाय जी। एक और इंपॉर्टेंट बात, थ्रू आउट द मोशन इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। इसके पीछे का कारण क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है जो कि इसकी वेलोसिटी को चेंज करे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी चेंज होती है, यहां से मैक्सिमम हाइट तक। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाती है 0। अगर वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 नहीं हुई, इसका मतलब और ऊपर जाएगा तो वो मैक्सिमम हाइट नहीं हुई, यस और नो। तो मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाती है 0, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रहती है विच इज u cos थीटा। तो यहां से मैक्सिमम हाइट तक वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज होती है और मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। छोटी छोटी बातें थी जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इंपॉर्टेंट थी। आई होप द क्वेश्चन इज पहले से ही क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए with velocity 20 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal direction. At the highest point B of the path, the velocity v of the ball will be. क्या बात बोली है कि मैंने क्या किया है कि एक बॉल को यहां से इनिशियल वेलोसिटी दी 20 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी v रहेगी वो कितनी होगी। हम ये बात जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक, मैं ये बात जानता हूं इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी 20 cos 60 और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी 20 sin 60। तो यहां से लेके मैक्सिमम हाइट तक
मैं ये बात जानता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है वो तो मेरे पास सेम रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी 20 cos 60, और 20 cos 60 रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे कितनी हो जाती है, 0। तो बी पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, और वो कितनी होगी, 20 cos 60। cos 60 हमारे पास कितना होता है, 1/2, तो 20 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। So the correct answer of this question would be 10. I hope this question is cleared. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical direction. Its speed at the highest point of its trajectory would be। देखो पिछले वाले सवाल में तो हमको डायग्राम गिवन में था, इस वाले सवाल में हल्का सा वो खेल गया। क्या बात बोली है कि मेरे पास एक बॉल है जिसको मैंने प्रोजेक्ट किया विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल गिवन में है वो है 60 डिग्री, लेकिन यहां पे जो एंगल गिवन में है वो है वर्टिकल डायरेक्शन के साथ। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एंगल का हमेशा ध्यान रखें कि वो हॉरिजॉन्टल से है या वर्टिकल के साथ है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है मेरे पास 60 डिग्री, तो अगर कंप्लीट 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। हम ये बात जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी रहेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है। कितनी होगी, 10 cos 30। यहां पे 10 cos 30 है तो यहां पे भी 10 cos 30 ही रहेगी। तो 10 cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो 10 इंटू √3/2, 2 1 जा 2 5 जा तो ये कितना हो जाएगा, 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 3rd। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबाउट द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन वुड बी। तो क्या सवाल है, एक बॉल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल गिवन में है 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल है मेरे पास 30 डिग्री। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। चलिए u क्या है, 20 का स्क्वायर विच इज 400 इनटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4 इंटू 2 इंटू जी मुझे बोला है 10 लेने को, ये एक जीरो से एक जीरो गया, 4 1 जा 4 10 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 1। I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes a time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection theta is then given by। चलिए सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास सिचुएशन क्या है, एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, और कितने रेडियस का, r रेडियस का सर्कुलर मोशन कर रहा है, और मुझे सवाल में ये बात बोल रखी है कि ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ये यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है, और t टाइम लेता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से गया 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 वापस यहां पे आ गया,
और लेट्स से इसकी जो स्पीड है वो है मेरे पास u। तो u को मैं कैसे लिख सकता हूं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया विच इज सर्कमफेरेंस, और कितना टाइम लगा विच इज t। सर्कमफेरेंस इज 2 पाई r और टाइम मुझे बोल रखा है कैपिटल T, तो u को मैं लिख सकता हूं 2 पाई r डिवाइडेड बाय कैपिटल T। आगे मुझे सवाल में क्या बात बोली है कि इसी पार्टिकल को अब मैंने क्या किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया और इसको सेम स्पीड से फेंका यहां से। कौन सी स्पीड से, जिस स्पीड से ये सर्कुलर मोशन कर रहा था उसी स्पीड से मैंने फेंका, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो है थीटा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है ये है मेरे पास 4r। r क्या है, ये जो रेडियस थी यही मेरे पास r है। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट इज इक्वल्स टू 4r। तो ये जो थीटा होगा ये कितना होगा, मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी। ठीक है भैया, अब मैक्सिमम हाइट 4r है, लेकिन मैक्सिमम हाइट होती कितनी है, मैक्सिमम हाइट हमारे पास होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यही हमारे पास मैक्सिमम हाइट होती है। चलिए, h की वैल्यू मुझे गिवन में है 4r, u की वैल्यू मुझे गिवन में है 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो मेरे पास आंसर साइन की टर्म में भी है, कॉस की टर्म में भी है। एक बार साइन की टर्म में निकाल लेते हैं, अगर वो मैच कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो कॉस की टर्म में भी हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात हमारे पास नहीं है। ठीक है भैया, तो सबसे पहली बात किससे क्या जा रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी से कुछ जा रहा है क्या, ये 4 से ये 4 तो गया, एक r से यहां पे एक r गया। तो अगर मैं यहां पे साइन थीटा की वैल्यू निकालने जाऊं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2gt स्क्वायर इधर जाएगा, 2gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r मेरे पास यहां पे आएगा। ये तो साइन स्क्वायर थीटा ही, अब साइन थीटा निकालना है तो इसका रूट कर दो, तो ये मेरे पास साइन थीटा आएगा, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स दिस। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये देखो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ पावर 1/2 है 2gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r। तो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 2gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r की पावर 1/2, which is our option number 3rd. I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर at t equals to 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equals to 6 seconds? क्या सवाल है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से मेरे पास कोई एक रोड है जिसके ऊपर कोई कार चल रही है, ठीक है। कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है 0 और एक्सेलरेट करती है, इस एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे खेला हो रहा है, ये मेरे पास t इक्वल्स टू 4 सेकेंड की सिचुएशन है। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे क्या हुआ कि इस कार के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था, उसको कुछ ना कुछ सूझी, तो इसने क्या किया कि एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। इस बंदे के हिसाब से बॉल को ड्रॉप किया गया। मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऑब्जेक्ट से मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा बंदा ड्रॉप कर रहा होगा जो खुद मोशन के अंदर है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो उस बंदे की वेलोसिटी होगी जब बॉल को ड्रॉप किया गया।
फॉर एग्जाम्पल इस सवाल के अंदर जब इस बंदे ने इस बॉल को ड्रॉप किया तो इस बॉल की जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, वो वही होगी जो इस बंदे की वेलोसिटी होगी या फिर इस कार की वेलोसिटी होगी जब बॉल को ड्रॉप किया गया। लेट्स से कार की वेलोसिटी है मेरे पास v, तो इस बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो भी v होगी इसी डायरेक्शन के अंदर। तो इस बॉल की वेलोसिटी v रहेगी इसी डायरेक्शन के अंदर t = 4 सेकंड के ऊपर, मतलब इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास v रहेगी। अब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है तो ये बॉल आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी। मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि जब t = 6 सेकंड हो जाएंगे तब इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। बात समझ आई? चलिए, तो सबसे पहला काम है हमारा इस v को निकालना। तो यहां से लेके यहां तक टाइम मुझे पता है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, तो क्या मैं v = u + at लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं। u है मेरे पास 0, एक्सेलरेशन है 5 और टाइम है मेरे पास 4, तो v की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे इस v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। और जब बॉल को ड्रॉप किया और कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो इस बॉल की भी वेलोसिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड। अब इस बॉल को ड्रॉप करने के 2 सेकंड बाद t = 4 सेकंड, t = 6 सेकंड, तो ड्रॉप करने के कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद इस बॉल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मुझसे पूछा है। ऐसे सवाल बेसिकली आपने वहां पे भी देखे होंगे, कहां पे? जब एक बलून ऊपर जा रहा होता है तब हम ये बात डिस्कस करते हैं कि 4 सेकंड के बाद एक बलून से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया तो 4 सेकंड के बाद उस बलून की जो वेलोसिटी होगी, फॉर एग्जांपल बलून की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो उस बॉल की भी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है यहाँ पे। ठीक है भैया, तो 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछिए। अब देखो ये किस तरीके का सवाल हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर, यस और नो, उसी तरीके का सवाल हो गया। हम ये बात जानते हैं कि t = 6 सेकंड पे मेरे पास इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर मैं y डायरेक्शन की बात करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मेरे पास क्या है 0। क्यों? क्योंकि इसके पास कार तो हॉरिजॉन्टल ही जा रही थी, तो कार हॉरिजॉन्टल जा रही थी, कार के पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इस बॉल के पास भी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन -10, g की वैल्यू कुछ नहीं बोल रखी है, हम 10 ले लेते हैं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो। टाइम मेरे पास कितना है 2 सेकंड। सर 6 सेकंड है? नहीं बेटा, ड्रॉप करने के बाद तो 2 सेकंड ही है, तो टाइम मेरे पास 2 सेकंड है। तो क्या मैं vy निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। vy = uy + ay × t। uy मेरे पास हो गया 0, ay मेरे पास हो गया -10 और टाइम है 2, तो vy मेरे पास आ जाएगी -20 मीटर पर सेकंड। और माइनस हमको ये बात बता रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो ये कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। और वैसे भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? कि देखो, मतलब अगर थोड़ा सा अगर आपको हल्की हल्की फिजिक्स आती है तो आप डायरेक्टली, मतलब इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, 2 सेकंड के बाद निकालनी है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड में जो चेंज आया वो आया 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में आएगा और 10 मीटर पर सेकंड, तो ओवरऑल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्टली भी आप इस चीज को सोच सकते थे, समझ सकते थे, अगर हल्की फुल्की फिजिक्स आपको आती है तो। ठीक है भैया, अब दोनों डायरेक्शन में मेरे पास वेलोसिटी आ गई, तो नेट वेलोसिटी मेरे पास कहीं यहां पे आएगी, इधर भी 20 इधर भी 20, तो इस तरफ कितनी आ जाएगी 20√2 मीटर पर सेकंड। यस और नो? अगर मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन में भी 20 है, इधर भी 20 है, तो √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी 20√2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी तो मेरे पास हो जाएगी 20√2, इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, बाकी दो ऑप्शंस को आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर आप बात करोगे तो फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। तो 20√2 and 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज आवर ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन kept at an angle of 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane। क्या बात बोली है कि मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है कुछ इस तरीके से। लेट्स से ये जो एंगल है ये है थीटा, और एक ऑब्जेक्ट को कुछ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी से यहां से ऊपर की तरफ मैंने शॉट किया, और मुझे सवाल में ये बात बोली है, इट कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree, the same object is shot with same velocity, it can travel x2 distance। तो x1 by x2 का रेशियो कितना होगा। अब लेट्स से मैं एक बार जनरल स्टेटमेंट निकाल लेता हूं, उसके बाद बाकी चीजों को सॉल्व कर लेंगे। कि लेट्स से इसको u वेलोसिटी से फेंका गया, थीटा एंगल पे इसको इंक्लिनेशन इसका थीटा एंगल है, और लेट्स से ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0। हम ये बात जानते हैं कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में, विच इज माई a इज इक्वल टू g sin थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो क्या मैं कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? हम ये बात जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2as। ये मैं लगा रहा हूं अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0, इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से u है, तो u स्क्वायर इट शुड बी इक्वल्स टू 2। अब देखो, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, यस और नो। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस g sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज माय x। अब मुझे सवाल में क्या बात बोल रखी है, अच्छा यहां से ये गया। अब मुझे सवाल में क्या बात बोल रखी है कि जब मैं एंगल लेता हूं कितना 60 डिग्री, तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है x1, और जब मैं एंगल लेता हूं 30 डिग्री तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है x2। तो x1 बाय x2 का रेशियो बताइए। दोनों ही केसेस में क्या मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी सेम है? दोनों ही केसेस में क्या मेरे पास g की वैल्यू सेम है? बिल्कुल सेम है। तो दोनों ही केसेस में अगर ये दोनों सेम है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x इंटू साइन थीटा जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g। u दोनों केसेस में सेम और 2g मेरे पास दोनों केसेस में सेम, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं x इंटू साइन थीटा मेरे पास दोनों केसेस के लिए कांस्टेंट रहेगा। और अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट इज x1 साइन थीटा 1 इट इज इक्वल्स टू x2 साइन थीटा 2। तो मुझसे सवाल में क्या पूछा है, x1 बाय x2 इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2। थीटा 2 कितना है, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30, और थीटा 1 कितना है, 60 डिग्री, तो साइन 60। साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। इससे ये गया, तो x1 बाय x2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 1:√3। तो 1:√3 इज आवर ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अच्छा ये चीज आपको समझ में आई ना कि कोई भी चीज अगर मेरे पास कांस्टेंट है तो हम x1 sin थीटा 1 x2 sin थीटा 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि आगे जाके आप कहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी ये चीज पढ़ते हो कि अगर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है PV इज इक्वल टू nRT, है ना। तो अगर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, nR कांस्टेंट है, तो ये चीज कांस्टेंट होगी, तो आप इस किसी भी दो प्रोसेस के लिए, मतलब स्टेज 1 से स्टेज 2 के लिए लिख सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे आप इक्वेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चीज तो आपके लिए कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे आप फर्स्ट केस के लिए लिखो चाहे सेकंड केस के लिए लिखो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है,
A particle is moving such that its position coordinate x, y are 2 meter, 3 meter at t equals to 0, 6 meter and 7 meter at 2 second, and 13 meter and 14 meter at t equals to 5 second. Average velocity vector from t equals to 0 to t equals to 5 second. 0 से लेके 5 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर कितना होगा। अब हम ये बात जानते हैं कि v एवरेज अगर मुझे वेक्टर निकालना है तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं 0 से लेके 5 तक, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकता हूं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यस और नो। फाइनल पोजीशन है 14 माइनस 3। अब पोजीशन, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक्स एक्सिस में अलग करेंगे और वाई एक्सिस में अलग करेंगे, यस और नो। यहां पे अगर मैं इनिशियल पोजीशन को लिखूं तो क्या ये 2i कैप प्लस 3j कैप है, दिस इज माय आर इनिशियल। और आर फाइनल अगर मैं लिखूं तो क्या ये 13i कैप प्लस 14j कैप है, यस और नो। अब अगर मुझे इसमें से इसको माइनस करना है तो जे से माइनस होगा और आई से माइनस होगा, तो 13 माइनस 2 विच इज 11i कैप और 14 माइनस 3 अगेन 11j कैप डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। 0 से लेके 5 सेकंड तक टाइम कितना होगा, 5, तो ये हो जाएगा 11/5 i कैप प्लस j कैप, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 4th। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्या बोला है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड and an angle theta with the horizontal. Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of acceleration due to gravity on the planet would be. चलिए सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल क्या है। कि मैंने क्या किया कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया अर्थ पे से। अगर मैं अर्थ वाले प्रोजेक्टाइल की बात करूं तो लेट्स से इसको मैंने फायर किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड और ये कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करता है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, लेट्स से इसको मैंने बोला u1, ये है मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड। ये जो एंगल है ये मेरे पास थीटा है। अब चूंकि अर्थ है तो अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हमको पता है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब मैंने क्या किया कि सेम प्रोजेक्टाइल को फायर किया फ्रॉम सम प्लैनेट पी और मुझे सवाल के अंदर ये बात दे रखी है कि जो ट्रेजेक्ट्री मतलब जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स को ये वाला पार्टिकल टच करके जाता है वही एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट को ये वाला पाथ टच करके जाएगा, मतलब दोनों की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारे पास सेम ही रहेगी, यस और नो। इसकी जो वेलोसिटी है वो मुझे गिवन में है कितनी, 3 मीटर पर सेकंड। u2 जो मुझे गिवन में है वो है 3 मीटर पर सेकंड और ये जो एंगल है ये मेरे पास सेम है थीटा। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि ये जो प्लैनेट है P, इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। अब इस सवाल को आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला तरीका जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि अगर दोनों का पाथ सेम है तो दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होगी वो हमारे लिए सेम होगी। फर्स्ट के लिए अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो वो होती है y इज इक्वल्स टू x tan theta minus 1/2 g x square divided by u square cos square theta। अब यहां पे जो u होगा वो u1 होगा, यहां पे g ही हम यहां पे लिख के चलेंगे। g हम क्या बोलते हैं, फॉर द अर्थ, यस और नो। सिमिलरली अगर मेरे पास ट्रेजेक्ट्री सेम है
तो दूसरे प्लैनेट के लिए भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, थीटा मेरे पास सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी ऑफ प्लैनेट इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय u2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा और नो? बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो एक्स टेन थीटा से यहाँ पे एक्स टेन थीटा गया, ये माइनस से ये माइनस गया, हाफ से हाफ गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा गया। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि g डिवाइडेड बाय u1 का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू gp डिवाइडेड बाय u2 का स्क्वायर। यस और नो? और अगर ये बात है तो gp निकाल लो, gp इट शुड बी इक्वल्स टू g मुझे बोला है 9.8 लेने को, इनटू u2 का स्क्वायर, u2 मेरे पास कितना है 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, डिवाइडेड बाय u1 का स्क्वायर, u1 है मेरे पास 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर ले आओ, देखो क्या आंसर आता है। चलो देखते हैं, डिवाइडेड बाय 10, या फिर हम इसको 10 लेके कर ले और आस पड़ोस का आंसर ले आएंगे, बात तो तब भी हमारे पास वैलिड ही रहेगी। 9/25 ये ये हो जाएगा 10, 90 डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली जो 90 डिवाइडेड बाय 25 आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 3.5 आ जाएगा। यस और नो? तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते थे, जैसे क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो कोई भी ऑप्शन ऐसे क्लोज नहीं है। तो 9 9 81 या 82 के आसपास हमारे पास वैल्यू आएगी, और डिवाइडेड बाय 25 करूंगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 पॉइंट समथिंग हमारे पास इकलौता ऑप्शन दिख रहा है, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 1। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अच्छा, इसी के अंदर एक और बात जो मैं बताना भूल गया कि और कौन कौन से मेथड हो सकते थे इसको सॉल्व करने के। अब बात समझो कि यहाँ पे दोनों का पाथ जब मेरे पास सेम है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों के लिए जो मैक्सिमम हाइट होगी वो भी सेम होगी, और दोनों के लिए जो रेंज होगी वो भी सेम होगी। तो आप चाहते तो रेंज को भी इक्वेट कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इतना नहीं करना है तो R1 विल बी इक्वल्स टू R2। R1 की वैल्यू कितनी होगी? u1 का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, इट शुड बी इक्वल्स टू u2 का स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, और यहाँ पे क्या आएगा? g प्लैनेट। साइन 2 थीटा से ये गया तो देखो u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय gp और u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, तो क्या वही इक्वेशन निकल के आ गई और आंसर भी हमारे पास वही आएगा। सिमिलरली आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे, दोनों की मैक्सिमम हाइट को इक्वेट करके। h1 विल बी इक्वल्स टू h2, h1 क्या हो जाएगा? u1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, इट शुड बी इक्वल्स टू u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी ऑफ प्लैनेट। 2 से 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता, u1 बाई जी इट इज इक्वल टू u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीपी। अगेन वही इक्वेशन आपके पास निकल के आ जाती, तभी चीजें सॉल्व हो सकती थी, अगर आपको इतना कुछ याद नहीं है तो भी। ओके, चलिए इसी के साथ साथ एक और चीज यहाँ पे सीख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की एक फॉर्मूला तो ये आता ही आता है, मतलब एक फॉर्म तो ये आती ही आती है, एक फॉर्म और हमको याद होनी चाहिए, विच इज y is equals to x tan theta minus 1 minus x by r। ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही रहती है, यहाँ पे जो r होती है वो क्या होती है? रेंज। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट a is 2i cap plus 3g cap मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी वुड बी। अब देखो, मैंने आपको जब एक सवाल आया था वहां पे एक बात सिखाई थी कि इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है 2i कैप और 3j कैप, मतलब x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, और y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है
वो है 3 मीटर पर सेकंड। जो भी वेलोसिटी है उसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट और y डायरेक्शन का कंपोनेंट मुझे पता है, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में सिमेट्री रहती है, और एक सिमेट्री ये भी रहती है कि अगर यहाँ की वेलोसिटी x डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे मेरे पास नीचे की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। और अगर आप ये बात बोलते हो कि ये एंगल आपके पास थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल भी हमारे पास थीटा ही रहेगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 2i कैप, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो -3j कैप बी पॉइंट के ऊपर मेरे पास वेलोसिटी हो जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। 2i कैप -3j कैप, इट इज आवर ऑप्शन नंबर 4th। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट of a projectile are equal, the angle of projection of the projectile would be। एक रिलेशन जो आपके जी में भी काफी ज्यादा काम आता है और यहां पे भी काम आएगा, वो है मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में रिलेशन। वो रिलेशन क्या होता है, h इज इक्वल्स टू r tan थीटा डिवाइडेड बाय 4। ये एक रिलेशन है जो काफी ज्यादा काम आता है। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो हमने हमारे YouTube लेक्चर के ऊपर इसका डेरिवेशन भी बताया है, वहां पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये आता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप करना है मोशन इन अ प्लेन बाय ग्राफ फिजिक्स, वहां पे आपको इसका डेरिवेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये रिलेशन है मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब मुझे सवाल में क्या बात बोल रखी है कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट हमारे पास बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये h से r चला जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4। तो थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर आप चाहो तो जो आपको फॉर्मूला याद है h के u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g एंड सॉरी h के u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g एंड r के u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो जो भी मैंने फॉर्मूले बोले मतलब h के u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g और r के u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, इन दोनों को इक्वेट करके भी चीजों को सोच सकते हो, वहां से भी आपके पास यही आंसर निकल के आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्या बोला है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2i कैप प्लस 3g कैप एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.3i कैप प्लस 0.2g कैप, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकंड वुड बी। मुझे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में और एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन में है, और मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकंड। तो मैं क्या कर रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन मेरे पास कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा सकता हूं, लेकिन इस बार मैं लगा रहा हूं वेक्टर फॉर्म में। तो v इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन में है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर मुझे गिवन में है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप और टाइम मुझे गिवन में है 10 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ये 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 0.3 इंटू 10 विल बी 3i कैप एंड 0.2 इंटू 10 वुड बी 2j कैप। तो 2 प्लस 3 हमारे पास बनेगा 5i कैप और 3 प्लस 2 हमारे पास बनेगा 5j कैप। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वेक्टर निकल के आ जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर निकल के आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना कौन सी बड़ी बात है, वैसे तो याद होना चाहिए ये कितना हो जाएगा 5√2, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है तो रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर बाहर जाएगा तो 5 बनेगा 5√2, लेकिन जब भी ऐसा है डायरेक्टली ये लिखना आना चाहिए। तो 5√2 हमारे पास आंसर होगा विच इज आवर ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है,
क्या बोला है? अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट. आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ. द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वुड बी. चलिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेट्स से दिस इज आवर ईस्ट. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. लेट्स से दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस. ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया. क्या दिक्कत है उसके अंदर? क्या बात बोली है कि अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट. मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है? 30 आई कैप, और मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी. टुवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ. मतलब जे कैप हो गया. तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ. उसे सवाल में ये बात पूछी है द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वुड बी. तो एक्सेलरेशन हम क्या कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. Change in velocity, final velocity which is 40 j cap minus initial velocity which is 30 I cap divided by time taken which is 10 second. ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो गया. एक्सेलरेशन का मेरे पास वेक्टर जो आया वो आया 4 j cap minus 3 I cap. yes or no? और अगर एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हो जाएगा रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 9 + 16 विच इज रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 4. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. इफ g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द रेंज ऑफ द मिसाइल वुड बी. क्या बात बोली है कि मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री. क्यों? क्योंकि रेंज का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. अगर मुझे इसको मैक्सिमम करना है तो ये वाली टर्म मैक्सिमम होगी, ये वाली टर्म मैक्सिमम होगी, मतलब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा. साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. और ये कब होगा? जब 2 थीटा मेरे पास कितना होगा? 90 डिग्री, और थीटा मेरे पास कितना होगा? 45 डिग्री. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैक्सिमम रेंज हमारे पास कितनी होगी? u स्क्वायर बाय g. मुझसे शायद यही पूछी है. तो रेंज कितनी हो जाएगी? यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री. तो u कितना है? 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 ले लेते हैं क्योंकि मुझे बोल रखा है. तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 40 मीटर. तो रेंज हमारे पास कितनी हो जाएगी? 40 मीटर, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 1. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल क्या है हमारे पास? क्या बोला है? अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वुड बी. क्या बात है? सवाल को समझने की कोशिश करेंगे. मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने फायर किया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना है? लेट्स से सम विद सम वेलोसिटी u, और यहाँ पे जो एंगल है वो है 45 डिग्री. मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है? एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट. मतलब जब प्रोजेक्टाइल इसके हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, मतलब इनिशियल पोजीशन से इसका एलिवेशन एंगल, ये जो एंगल है ये फाई एंगल कितना होगा? मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है.
यस और नो, बिल्कुल सही बात। अब इस सवाल को आप कई तरीकों से कर सकते हो। तो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हम ये बात जानते हैं कि जब ये यहाँ पे होगा सो दिस विल बी माय मैक्सिमम हाइट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने आपको ये बात सिखा रखी है लेक्चर्स के अंदर भी, और यहाँ पे भी मैंने आपको जब एक सवाल के अंदर डिटेल में बताया था तो वहाँ पे सिमेट्री बताई थी कि ये अगर पूरी रेंज है तो ये मेरे पास होगी r/2। यस और नो, अगर ये h है, ये r/2 है और ये फाई है तो tan फाई कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई r/2। यस और नो। अब मेरा टारगेट क्या है, h और r के बीच में रिलेशन निकालना, वो तो मैंने आपको बता ही रखा है। क्या होता है, h इज इक्वल्स टू r tan थीटा डिवाइडेड बाय 4। थीटा मेरे पास है 45 डिग्री, तो h इज इक्वल्स टू r tan 45 डिवाइडेड बाय 4। tan 45 होता है 1, तो 4h इज इक्वल्स टू r। ये हमारे पास रिलेशन निकल के आया h और r के बीच में। अब मुझे निकालना है कि ये फाई एंगल कितना होगा, तो मैं ये बात बोल सकता हूं दैट tan फाई इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो h डिवाइडेड बाय r/2। और r को मैं क्या लिख सकता हूं, 4h लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2h डिवाइडेड बाय 4h। h से h गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो 5 मेरे पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2। तो 5 हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स 1/2, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने फाई नहीं, इन्होंने थीटा मान रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर हमारे पास क्या आया, tan इनवर्स 1/2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अदरवाइज अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करते, h निकालते, रेंज निकालते, उसका हाफ करते, फिर चीज़ों को सोचते और समझते। उस तरीके से भी आप चीज़ों को सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। यस और नो। चलिए, या फिर इस फॉर्मूले के अंदर h और r की वैल्यूज पुट कर देते, वहां से भी चीज़ों को सोचा और समझा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 i कैप प्लस 4 g कैप एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 i कैप एंड प्लस 0.3 g कैप, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड वुड बी। तो ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, अभी दो तीन सवाल पहले ही ऐसा सवाल आया था। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन में है, एक्सेलरेशन मुझे गिवन में है, 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड पूछी है, तो हम लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट है। यस और नो। तो v वेक्टर इट इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। u वेक्टर ये कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर मेरे पास कितना है, 0.4i कैप प्लस 3j कैप, और टाइम मेरे पास कितना है, 10 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, 0.4 इंटू 10 विल बी 4i कैप प्लस ये 0.3 है, 0.3j कैप इंटू 10, तो 0.3 इंटू 10 विल बी 3j कैप। यस और नो। 3 प्लस 4 विल बी 7i कैप एंड 4 प्लस 3 वुड बी 7j कैप। ये मेरे पास वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आई। इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है क्योंकि स्पीड निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 7√2, और जो भी यूनिट है तो 7√2 यूनिट्स वुड बी आवर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वुड बी। क्या बात बोली है कि मेरे पास कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और लेट्स से यहां पे इसकी वेलोसिटी है u, और मुझे सवाल में ये बात बोल रखी है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो है u/2। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। हम ये बात जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, और मैक्सिमम हाइट पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है और विच इज नॉट चेंजिंग थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये कितना हो जाएगी, u cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। cos थीटा कितना हो जाएगा, 1/2। तो थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। दिस इज आवर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
which is our option number 1. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा द हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास किस रेशियो में होगी, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे वहां पे हमने एक बात डिस्कस की थी। क्या बात थी कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम, रेंज इज सेम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल्स जिनका सम मेरे पास कितना हो 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये तो आम एग्जाम्पल है जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर देखते हैं कि थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए जो रेंज होगी वो मेरे पास सेम होगी। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा की फॉर्म में ही हो। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का अगर आप सम देखोगे तो 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, माइनस थीटा से प्लस थीटा गया तो इन दोनों का सम मेरे पास कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनके लिए जो रेंज होगी वो मेरे पास सेम होगी। और अगर रेंज सेम होगी तो मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रेंज का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। इसीलिए मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो थीटा और 90 माइनस थीटा हो। फॉर एग्जाम्पल कल को आपसे ये बात पूछ ले कि लेट्स से 30 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, इनके लिए भी मेरे पास जो रेंज होगी वो सेम होगी। तो 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, इनके लिए भी हमारे पास जो रेंज होगी वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि इनका सम जो आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है और सम 90 डिग्री आ रहा है, तो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हुए और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमारे पास जो रेंज होती है वो सेम होती है। आई होप दिस थिंग इज clear to you and I hope these all questions are clear to you। एक एक चीज आपको डिटेल में बताइए तो सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है तो आपको पता है क्या करना है, हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है, कैसा लगा आपको एक एक सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन। और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो हम इसी तरीके से आपके लिए इस तरीके के लेक्चर्स लाते रहेंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।